दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज शायद मुझे पहली बार मिल रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे शायद ठीक से ज़्यादा जानते नहीं होंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दूं, क्योंकि देखिए, सीखने का तो आज आपको बहुत कुछ मिला है। सारे के सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने अटेंड करे हैं, जिसमें ये बिज़नेस जो है कैसे बेसिक्स से बिल्ड करना है, ड्रीम बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है, ड्रीम्स के बारे में बहुत ज़बरदस्त सेशन हुआ होगा, आई एम श्योर। और उसके बाद आज के नए दौर में जब सब माहौल चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना, उसके बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। फिर साथ साथ आपको बताया गया होगा कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करना है, कि जो हमारा पहला बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है प्लैटिनमशिप का, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली जो यहाँ बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि भी कहाँ पर पिटफॉल्स आ सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि हर क्षेत्र में, ऑलमोस्ट इन एनी प्रोफेशन, मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसको आप मेंटर मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं, जिनकी एसोसिएशन करना चाहते हैं, वो आपको कितना एसोसिएशन देने को तैयार है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, क्योंकि मेरी ब्रांड बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी की है, मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। तो मुझे याद है कि टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड में की दुनिया में जब हम लोग उस वक्त बड़े हो रहे थे, तो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, ये सब लोग बहुत फेमस होते थे। लेकिन इनकी पर्सनालिटीज इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि इनके पास फटकना ही मुश्किल होता था, उनकी मेंटरशिप तो दूर की बात होती थी। तो ऐसे लोग जो थे, जिनको उनकी मेंटरशिप मिली, वो बहुत फॉर्चुनेट रहे होंगे उस वक्त शायद, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन आज आप लोगों को एमवे और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के जो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स हैं, उनकी मेंटरशिप मिल रही है। और ये सब लोग आपको मेंटरशिप देने को तैयार हैं। श्याम भाई, उषा जी, इन्होंने आपके साथ ज़बरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक सेशन लिया होगा। और मुझे पता है कि उनका जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है, दैट इज़ अनसरपास्ड राइट नाउ। दे हैव डन समथिंग सुपर्ब विच वेरी फ्यू पीपल हैव डन। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब आप लोगों को एसोसिएट करने का मौका मिलता है, तो आई एम श्योर अपने आप को बहुत ही हम्बल करके, पेन और पेपर पास में रख के, यू हैव टू बी इन द लिसनिंग मोड एंड जस्ट टेक नोट्स। तो मैं ऐसा कुछ खास विशेष सिखाऊंगा नहीं आज आपको। मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड थोड़ी सी अलग है। मेरी और तानिया की बैकग्राउंड थोड़ी हटके है बाकी लोगों से। और बहुत सी बार जब लोगों को हमारे बारे में पता लगता है, तो वो यही सर खुद जाते हैं कि आप एमवे बिजनेस में क्यों आ गए। And most of the people, they wonder sometimes, that you had everything so called, जिसकी वजह से, जिसके लिए लोग भागते हैं, and then why did you choose Amway business? तो दोस्तों, मेरी बैकग्राउंड यही है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई। और मेरी मम्मी जो थी वो स्कूल टीचर थी। देहरादून में शादी से पहले वो दून स्कूल में, वेलहम्स में पढ़ाया करती थी, और बहुत अच्छी टीचर थी। आज भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर पुराने टीचर्स की जो पिक्चर्स लगी होती है, उसमें मेरी मदर की पिक्चर है। और मेरे फादर जो थे वो सर्विस करते थे, दोनों की शादी हुई, वो दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने अपनी फैमिली शुरू करी, वहीं पर मेरी पैदाइश हुई थी। और शायद क्योंकि मेरी मदर टीचर थी और घर में पढ़ाई का माहौल था स्ट्रिक्टली, तो इसलिए मैं पढ़ाई में अच्छा निकल गया। वरना आप लोगों की तरह नॉटी मैं भी था, हो सकता है कि मेरा भी ध्यान यहाँ वहाँ कहीं गली क्रिकेट में या कंचे खेलने में लगा रहता, एंड आई वुड हैव प्रोबेबली मिस्ड आउट ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो स्ट्रिक्ट थे वो, डिसिप्लिनेरियन थे। पढ़ाई में मेरा दिमाग लगा दिया उन्होंने, लग गया, अच्छे मार्क्स आ गए। तो इसलिए हम लोग जो थे, मैं आईआईटी में क्वालिफाई कर गया। उसके पहले भी मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। तो मैंने क्या देखा है कि जब आदमी को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो और चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, तो सक्सेस की वैल्यू मिलती है। तो हमारे मिडिल क्लास इंडिया में क्या होता है ना, कि हमें कहीं भी किसी भी अच्छी जगह पे एडमिशन चाहिए, तो सिफारिश तो हमारे पास होती नहीं है, और ना ही हमारे पास देने को पैसे होते हैं। तो वहाँ एक ही चीज़ काम करती है, वो है आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क। तो आईआईटी में मैंने जब ग्रेजुएशन करने के बाद आईआईटी के लिए क्वालिफाई किया, तो मेरी टॉप 100 में रैंक आ गई। और उसकी वजह से मेरे को दिल्ली आईआईटी अपने ही घर के पास में ही, मतलब सेम शहर में मिल गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज एबल टू गेट अ one of the best educations in the world. I was a graduate of IIT Delhi in computer science.
वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद जो था मैं बाहर गया यूएस स्कॉलरशिप में, और हर चीज़ के लिए मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। कोई सो कॉल्ड गॉड फादर या गॉड मदर नहीं था जो कहता था कि चलो तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा देते हैं, चलो तुम ग्रेजुएट करो, तुम्हारे लिए ये फैक्ट्री या ये इंडस्ट्री लगवा देते हैं, समथिंग लाइक दैट। देयर वाज नोबडी, नन एट ऑल। एवरीथिंग वी हैड टू डू वाज अचीव बाय आवरसेल्व्स। दैट इज़ वाई हम लोगों ने जो भी चीज़ चुनी, मैंने और तानिया ने, वो हम लोगों ने सोच समझ के कॉन्शियस डिसीजन लिया। और एमबीए भी हमारा एक सोचा समझा, इवेल्युएट किया हुआ, टटोला हुआ डिसीजन था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसमें घुसे, इसकी तह तक हम लोग घुसे। तो स्टोरी में मेरे कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, तस्वीरें हैं, जो मुझे अमरीश ने कहा था कि सर आप ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने बोला यार बिल्कुल दिखा देंगे, व्हाई नॉट। सो आई वुड लाइक टू शेयर सम पिक्चर्स विद यू, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको यहाँ पर दिखा सकता हूँ क्या? जी ठीक है। सुमित तो जी। मैं Yes. आई थिंक आई कैन शेयर द स्क्रीन मोस्ट प्रोबेबली। Yes, you can. आई कैन शेयर द स्क्रीन। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, और ये मैं उसके माध्यम से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा, मैं बात करता रहूँगा। तो ये तो मेरी कुछ अचीवमेंट्स थी स्कूल की, स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट्स की। स्कूल में जब 10th में थे तो NTSC का नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो स्कॉलरशिप होती है वो मिली थी हम लोगों को, जिसमें मैं 775 बच्चों में से क्वालिफाई किया था आउट ऑफ 3 लाख पार्टिसिपेंट्स। और उसके बाद जब IIT का एग्ज़ाम दिया तो आई वाज 88th ऑल इंडिया रैंक होल्डर। ये मेरा कॉलेज था, ये मेरी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर मैंने अपने ज़िंदगी के 4 साल गुजारे IIT दिल्ली में, और ये बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है, सबको मालूम है। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि इसकी जो रूफ है, दैट रूफ इज़ बेसिकली हाइपरबोलिक रूफ, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बिल्डिंग की है, जो है IIT में। तो ये रूफ जो है बेसिकली इट इज़ एक्चुअली इन द शेप ऑफ अ परफेक्ट हाइपरबोल। जो मैथमेटिक्स के लोग होंगे उनको पता होगा ये क्या होता है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इस पे एक बार हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल वहाँ पर चढ़ा दी थी उसके ऊपर, और उस मोटरसाइकिल को राइड किया था इसकी टॉप में, इस पीक तक जाके। दैट वाज अ वेरी रिस्की थिंग, बट कॉलेज में क्या होता है ना कहीं एनर्जी और कहीं ना कहीं वो सारा निकलना होता है कुछ अलग चीज़ों में, तो वो कर लिया। जब वहाँ से ग्रेजुएट किए हम लोगों को स्कॉलरशिप जगह जगह मिली। तो मैंने एक जगह पे स्कॉलरशिप ली जिसका नाम था ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। स्कॉलरशिप लेने की वजह ये थी कि उसमें पैसे बहुत दे रहे थे वो मुझे, और साथ साथ वहाँ पर एक चांस था मुझे ह्यूलेट पैकर्ड में काम करने का, बिकॉज ह्यूलेट पैकर्ड का एक बहुत बड़ा कैंपस USA का वो इस यूनिवर्सिटी टाउन में लोकेटेड था। वहीं पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते मेरी मुलाकात मेरी पत्नी तानिया से हुई। ये स्कॉलरशिप से आई हुई थी यूक्रेन से, और यूक्रेन में जिस जगह से आई थी उनका यूनिवर्सिटी वहाँ के यूरोप के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। इनफैक्ट ये तानिया की यूनिवर्सिटी की पिक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। और यहाँ पर शी वॉज द टॉप ऑफ हर क्लास इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो टॉप मोस्ट स्टूडेंट जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कीव से, और इंडिया के टॉप मोस्ट IIT का टॉप स्टूडेंट या जो भी कह लीजिए, वो आ गए। हम दोनों के दोनों पढ़ाई करते रहे, और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जो थे वो वी बिकेम फ्रेंड्स। अब इत्तेफाक की बात ये हुई कि हम लोग जब ग्रेजुएट करें तो हम दोनों को नौकरी मिल गई ह्यूलेट पैकर्ड में, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। मतलब तो ये ह्यूलेट पैकर्ड का HP का हमारा कैंपस था जहाँ पर हमारी नौकरी लगी थी। हम दोनों इंजीनियर्स थे वहाँ पर, और वहाँ पर काम करने के साथ साथ कुछ दिनों बाद हम लोगों को एक स्टार्टअप वर्ड वहाँ पर बहुत उस वक्त चल रहा था। स्टार्टअप मतलब ये कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके आप क्या सीख लोगे। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करोगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, और अगर स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं तो बहुत जल्दी आपका फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। यू कैन बिकम रिच वेरी क्विकली ऑल्सो। तो उस वक्त तानिया ने भी एक स्टार्टअप में काम किया, मैंने भी स्टार्टअप में काम किया। लेकिन उससे पहले मज़ेदार बात यह है कि जिस कंपनी में तानिया काम कर रही थी, HP के बाद जिस कंपनी में मैंने काम किया, ये कंपनी जहाँ पर मैंने काम किया, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनी बाद में जाके US में। इसका IPO हुआ। इस स्टार्टअप में जहाँ पर मैंने काम किया, इस स्टार्टअप का जब IPO हुआ था तो फोर्ब्स मैगजीन के जो 400 सबसे अमीर लोग गिने जाते हैं USA में,
उनमें से एक व्यक्ति जो था वो हमारी ही कंपनी का फाउंडर था, जिसने वो कंपनी शुरू करी थी। और चूंकि हम भी वो स्टार्टअप में शुरुआत के लोगों में से थे, तो हम लोगों को भी स्टॉक ऑप्शंस में बहुत पैसे वहां पर उस वक्त कमाने को मिले उस वक्त। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। ये थी तानिया की स्टार्टअप जहां तानिया काम करती थी, और ये उनका क्यूबिकल था। बहुत ही सिंसियर वर्कर थी। इनके बगल वाले क्यूबिकल में, ये उनका क्यूबिकल था, इनके बगल में जो क्यूबिकल था वहां पर ये आदमी बैठता था। और इसका ये आदमी जो था मलेशिया से था, अमेरिका अपनी फैमिली को लेके आया था। और इसकी जो पत्नी थी लिंडा, और इनकी 2 बेटियां, वो तानिया को बहुत पसंद करती थी। और एक दिन तानिया उनके साथ किसी पार्टी में गई, जहां पार्टी के बाद ये दोनों के दोनों, उन्होंने तानिया को सिर्फ इतना बोला कि हमें रास्ते में कहीं रुकना है, क्योंकि हमारी जो डॉटर्स हैं, उनकी जो क्लास टीचर है, वो हमें कुछ देखने को बुला रही है। तो तानिया भी उनके साथ चली गई। और वहां हो क्या रहा था कि वहां एमवे का प्लान दिखाया जा रहा था। तानिया जो थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वो ऐसे ही अपना इनोसेंट सा मुंह बना के वहां बैठ गई कोने में चुपचाप। मीटिंग चलती रही, मीटिंग खत्म हो गई, और मीटिंग के बाद तानिया ने वापस चली गई। लेकिन तानिया के माइंड से, दिमाग से प्लान नहीं उतरा। उन्होंने दोबारा जाके वो मीटिंग अटेंड करी इनके बिना। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तानिया एंडेड अप ज्वाइनिंग द बिजनेस। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने इन फ्रेंड को कन्विंस कर लिया कि आप भी बिजनेस शुरू करो, क्योंकि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप ही मेरे स्पॉन्सर बनोगे। तो पहले तानिया ने इनका फॉर्म भरवाया और इनको अपना स्पॉन्सर बनाया अपने ऊपर। और मजे की बात यह है कि आज हमारे थ्रू पता नहीं कितना मिलियंस एंड मिलियंस एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस डॉलर्स का बिजनेस होता है एमवे का। लेकिन ये व्यक्ति जो था ना, इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन इनकी वजह से हमारे जो अपलाइन थे यूएसए में, उन्हें तानिया मिल गई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको आपके बिजनेस में कुछ लोग मिलेंगे ऐसे, जो सिर्फ आपको अगले व्यक्ति तक इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और कुछ लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो तानिया और सुमित बन जाएंगे। लेकिन आपको दोनों लोगों से प्यार करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये व्यक्ति जो है कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ तानिया को लेके आ जाएगा, और एक व्यक्ति जो है बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? दिस इज व्हाट वी कॉल द अननोन, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ये सब भगवान के हाथ में है। अब उसके बाद क्या हुआ कि तानिया ने ज्वाइन तो कर लिया। उसके बाद एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करी। पहला डेमोन्स्ट्रेशन देखा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है क्वीन कुकवेयर का। उसकी डेमो देखी, जिसमें बिना ऑयल, बिना तेल और बिना पानी के चिकन का पीस जो है वो पक गया, और लोगों ने उसको चखा भी। और उसके बाद जो थी तानिया जो थी बिल्कुल फ्लैट हो गई। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस के बाद शुरू करते ही उन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट अपना ये लिया क्वीन कुकवेयर का। दोस्तों, ये है एमवे की क्वालिटी। ये है 1993 का क्वीन कुकवेयर जो तानिया ने लिया था यूएसए में। और ये आज मेरे ख्याल में 2 साल 3 साल पहले का पिक्चर है। ये आज भी ये कुकवेयर का सेट पूरा यूज होता है। आज भी इसके इवन जो ये नॉब्स हैं ये तक बदलने नहीं पड़े, जबकि इसकी पूरी लाइफ टाइम वारंटी है यूएसए में। अगर हम जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो ये बदल जाता है। लेकिन इतना चमकता हुआ इन यूज कुकवेयर है, वर्क्स फैंटास्टिक। और इस बिजनेस के द्वारा हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे कपल से जिन्होंने हमारी लाइफ का पूरा रुख बदल दिया। और ये व्यक्ति थे हमारे इमीडिएट अपलाइन डायमंड, जिनका नाम था पैट एंड बेटी कॉफमैन। पैट एंड बेटी कॉफमैन जो थे, ये ल्यू रिगन जी की लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं। और पैट एंड बेटी कॉफमैन ये एग्जीक्यूटिव डायमंड थे अमेरिका में। इनका बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं इनके बिजनेस के बारे में बताऊं तो मैं क्या बताऊं। इनका बिजनेस इतना बड़ा था कि ये दोनों मेटलर्जिकल इंजीनियर्स थे। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और ये फुल टाइम इस बिजनेस में एक गोल्फ कोर्स के बीच में रहते थे। एग्जैक्टली उनके घर से जो व्यू है वो ये होता था। ये उनके घर का दरवाजा होता था जहां एंट्रेंस लेते थे हम लोग। ये दरवाजा जो बना हुआ है, किसी ने हाथ से, वहां पर एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, उन्होंने पूरा का पूरा पता नहीं हाथ से कार्व करके एक घोड़े वोड़े पता नहीं क्या क्या उसको बनाया है। लगभग $20,000 का तो दरवाजा ही हुआ करता था। और ये व्यक्ति जो थे ना, इनके घर में हम लोगों को जाने का जब भी मौका मिलता था, ये उनके घर का व्यू बाहर गोल्फ कोर्स का सर्दियों में,
जब भी हम उनके घर पे जाते थे क्रिसमस पे, और शायद एक दिन और होता था कि उनको हमको जाने की अनुमति मिलती थी उनके यहाँ, लेकिन जब जाते थे और ये कुछ हमें बिजनेस के बारे में बताते थे तो हम जहां होते थे वहीं बैठ जाते थे, चाहे वो सीढ़ियों पे चाहे कारपेट पे, और बैठ के सिर्फ सुनते थे। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि अगर ऐसे व्यक्ति जिनका उस वक्त $1 million पर डे का टर्नओवर था वो आपको मेंटरशिप दें, तो क्या आप लोगे नहीं क्या उनसे मेंटरशिप? क्या आप में से कोई भी व्यक्ति जो है वो बोलेगा हाँ बिल्कुल लेंगे लेंगे? यही हुआ हम लोगों के साथ। ये उनका एक और घर जो एरिजोना में है, जिसकी तस्वीर मैं लोगों को दिखाता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे घर बनते भी हैं क्या। ये केवल उनके घर से ग्रैंड कैनियन का व्यू है। अब लगता है आपको कि इनके घर से वो जो सामने पहाड़ी है वहां का डिस्टेंस लगभग 150 से 200 मील दूर का है। इतना साफ, इतना क्लियर। ये केवल उनकी गाड़ी पार्क करने के सामने का पोर्च है बस। लेकिन दोस्तों इनके साथ इनकी जो अपलाइन थी वो थी एक बहुत ही बेहतरीन लेडी, उनका नाम था मैरियाना जॉनसन। ये जो थी ये हमारी एक प्रकार से मदर बन गई। जब हमारा डायमंड रिकग्निशन हुआ था सूरत में, तो ये यूएसए से इंडिया आई थी हमारे रिकग्निशन में, हमारे हैंड रेस करने के लिए। और अभी तक लोगों को याद है कि इन्होंने सूरत के डायमंड रिकग्निशन में पूरे स्टेडियम में लोगों को एक कहा था कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, आई एम देयर मदर, और मैं इनका रिकग्निशन करने वाली हूँ। तो बहुत से लोग हैरान हो गए कि यार इंडिया में तो हम लोग अपने बड़ों को अपना माता पिता मानते हैं, क्या यूएसए में भी सेम कल्चर है क्या? मैंने उनको बताया कि यार ये इंडिया और यूएसए का नहीं, ये एमवे का कल्चर है, नथिंग टू डू विद इंडिया। और दोस्तों मैरियाना जॉनसन के जो अपलाइन थे वो थे कौन? ये थे हमारे महागुरु, उनका नाम था डबल डायमंड डार्लिन एंड लू। ये तो मतलब इतने हमारे से इतने दूर होते थे कि इनको मतलब हमें छूने का भी मौका नहीं मिलता था। ये कॉलिवल टेक्सास में रहते थे। इनके पास भरमार थी एंटीक गाड़ियों की, और ये उनकी पत्नी मतलब बहुत ही रईसाना लाइफस्टाइल होता था। तो दोस्तों इन सब की पिक्चर दिखाने का आपको मकसद क्या है? ये बताने का कि ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को एसोसिएशन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हमसे संगत करने को तैयार हैं। और मैं जब छोटा था तो मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं सही था या गलत था, लेकिन मैंने पढ़ा था एज अ चाइल्ड इन सम मैगजीन सम पेयर कि एवरीबडी शुड हैव अ रिच फ्रेंड। हर आदमी का एक अमीर दोस्त होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये बात आती थी हमेशा से कि हाँ यार, अगर एक अमीर दोस्त होगा ना आपके पास तो आड़े वक्त पे काम आएगा, पैसे उधार चाहिए कहीं काम है तो वो करवा देगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया जब मैं एमबीए में घुसा कि अमीर दोस्त होने का पर्पस ये नहीं कि वो आपको क्या दे सकता है, पैसे उधार दे देगा, काम करवा देगा, नहीं, वो आपको क्या सिखा सकता है लाइफ में, वो बड़ा जरूरी है। दोस्तों हमें एक नहीं तीन तीन बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मल्टी मिलियनर मेंटर्स मिले, टीचर्स मिले, गाइड्स मिले इस बिजनेस के थ्रू, जिन्होंने हमको वो सिखाया जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आपको बता सकता हूँ। टुडे वॉट एवर वी हैव इज थैंक्स टू दीज पीपल, इन दिग्गजों की वजह से। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहनत तो हमें करनी है। अब वो मेहनत कैसे हुई उसका मैं आपको छोटा सा बताता हूं, जस्ट टू गिव यू अ विजन कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। मैं यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। वो कंपनी का आईपीओ हुआ। जब पब्लिक गई कंपनी तो स्टॉक ऑप्शंस की वजह से मुझे बहुत पैसे भी मिले, मैं बहुत अपने आप को स्मार्ट समझने लगा। बिजनेस में आया लेकिन समझ में आया कि बिजनेस में मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। बिजनेस की विजन कैसे आई? मैं एक बार एक स्कॉटलैंड में था और एक कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां पर मैंने एडिनबर्ग नाम का शहर है स्कॉटलैंड का कैपिटल, वहां पर एक स्कॉच विस्की का म्यूजियम देखा, जहां मुझे पता लगा कि स्कॉच विस्की जब आविष्कार हुआ था तो एक व्यक्ति ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए थे आज से 300-400 साल पहले। और वो व्यक्ति जो था वो अमेरिका गया, और वहां जाने के बाद जब ये विस्की वहां पॉपुलर होनी शुरू हुई, ये प्रोडक्ट वहां पॉपुलर होना शुरू हुआ, क्योंकि इसको इंग्लैंड महाद्वीप, इंग्लैंड के आगे बाहर कोई भी जानता नहीं था। तो अमेरिका में एक बार तो ऐसा हो गया कि इस प्रोडक्ट का जो भी बॉटल बिकेगी उसकी रॉयल्टी जो है वो एक फैमिली को जाएगी। और उस फैमिली जो थी वो थी कैनेडी फैमिली, जहां पर वहां के बहुत ही बड़े
एक प्रेसिडेंट भी पैदा हुए थे उस कैनेडी फैमिली में से। इन्होंने एक अच्छे प्रोडक्ट की नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी थी पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से इनके पास इतने पैसे आ गए कि ये फैमिली में उनका बेटा भी प्रेसिडेंट निकला, उनका जो उससे छोटा बेटा था वो यूएसए का अटॉर्नी जनरल था, और उनके जो मतलब पूरी फैमिली जो है आज की तारीख में सेट है बिकॉज रॉयल्टी इनकम आती है। तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि यार अगर ये कैनेडी फैमिली इतनी बड़ी हो सकती है नेटवर्किंग करके एक प्रोडक्ट के पीछे, तो क्या सुमित एंड तानिया नहीं कर सकते ये काम क्या? और ये सोच के हम लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, और ये हमारा पहला प्लेटिनम फोरम की पिक्चर है। आप देख रहे हैं हम लोग कितने यंग लग रहे हैं इसमें, है ना? दोनों के दोनों हमारे हेयर स्टाइल और कपड़े भी कुछ पुराने स्टाइल के हैं, लेकिन लगता है जैसे एकदम कल की बात हो, एकदम एकदम। ये हमारे टैग्स हैं और ये एम्वे का लोगो भी पुराना वाला है। एडा मिशिगन गए थे हमारे न्यू प्लैटिनम फोरम के लिए, और वहाँ पर जो हम लोगों को रुकवाया गया था, हमको रुकवाया था उस वक्त ग्रैंड प्लाजा होटल में। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। हम लोग प्लैटिनम गए दोस्तों, अच्छे से बिजनेस हो रहा था, अमेरिका में सेट थे हम लोग, पैसे भी थे, बिजनेस भी कर रहे थे और सब बढ़िया था। फिर अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आया। वो ख्याल क्या आया कि यार एम्वे बिजनेस जो है ना बहुत बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा बिल्ड करना है, नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड करना है। लेकिन सबसे बड़ी कंट्री जो है, सबसे बड़ा मार्केट कौन सा हो सकता है? और उस वक्त दोस्तों 1998 में हमारे दिमाग में इंडिया का ख्याल आया, क्योंकि 1998 में इंडिया के ऊपर किसी की नज़र थी नहीं, क्योंकि सबके सब लोग सीधे अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने के चक्कर में रहते थे उस वक्त। सबको लगता था कि अगर फॉर्चून बनाना है तो इंडिया के बाहर ही बनाने को मिलेगा, ऐसा लोगों का विचारधारा थी। हम लोगों को लगा कि नहीं यार, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फॉर्चून बनाने वाले लोग होंगे वो अमेरिका छोड़ के इंडिया आया करेंगे। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि 1998 में हम ये किसको समझाएं, क्योंकि 1998 में तो सारी उल्टी गंगा बह रही थी। सब लोग जो थे अमेरिका की तरफ भाग रहे थे, बाहर के देशों की तरफ भाग रहे थे। तो दोस्तों ये बहुत ही बोल्ड ख्याल आया हम लोगों के दिमाग में कि क्यों ना हम लोग अपना एम्वे बिजनेस इंडिया में आके बिल्ड करें। और हम लोगों ने आव देखा ना ताव, हम लोग सीधे इंडिया आ गए। और जब इंडिया आए तो घर वाले परेशान किए, क्या कर रहे हैं हम तो, हमारे तो पूरे, मैं कायस्थ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छा मानते हैं। तो वहाँ पर पूरे फैमिली में बताया गया था कि सुमित एंड तानिया आर द अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी हमारी फैमिली में यूएस में। और देखा कुछ दिनों बाद कि ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के एमबीए करने इंडिया वापस आ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में क्या आया होगा? सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हमें अपने फैमिली में ही मिला। कुछ दिन तक तो लोगों ने एंटरटेन किया, उसके बाद धीमे 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 साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें इसकी बात करनी है तो मत आया करो हमारे यहाँ। और दोस्तों ये हमारे कुछ शुरू में हम लोगों ने मैनेज किया, लोगों को स्पॉन्सर किया। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, कुछ आपको चेहरे दिखेंगे यहाँ पर, पंकज के, सुधा के, विजय प्रकाश के। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हैं जो टिक गए इस बिजनेस में, आज कोई भी व्यक्ति एमरल्ड से कम नहीं है। लेकिन जो नहीं टिके वो निकल गए। कहने की बात यह है कि इस बिजनेस में टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पैट कॉफमैन इंडिया में आए थे पहली बार, तो मैंने अपने पूरे ग्रुप से उनको मिलवाया, तो पैट ने बोला तो कुछ नहीं मुझे, लेकिन बाद में मुझे बोला कि सुमित, आपको मैंने सिखाया था ना कि आपको अपने एम्बिशन लेवल और अपने लेवल से ऊपर के लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए। तो आई टोल्ड हिम कि पैट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन इंडिया में मेरे को यही लोग मिल रहे हैं, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा मुझे पहले। एंड दोस्तों यू वुड नॉट बिलीव इट, आज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इन्हीं लोगों और हमारी इसी टीम की तरह से है। यहाँ पर कोई भी हाई फाई व्यक्ति नहीं दिखेगा आपको। हमको बेसिकली इंडिया में इन्हीं लोगों से रिलेट करना पड़ा। हम लोग यहाँ पर आके जब शुरू में मीटिंग किया करते थे, तो मीटिंग्स में वो प्लास्टिक का वो चेयर्स नहीं होती जो प्लास्टिक के वो बांध के वो क्या कहते हैं उसको, वो चेयर्स बनाया करते थे। वो ऐसी चेयर्स होती थी और वो पीछे बोर्ड ये वो खुद लेके आना पड़ता था। और कुछ कुर्सियों के पीछे तो वो प्लास्टिक के निकलते रहते थे पीछे पीछे वो जहाँ बैठते थे लोग। और ये मैं प्लान दिखाता था, किसी का डेमो करता था। और मुझे अच्छे से याद है कि शुरू में जब पैट कॉफमैन इंडिया आए थे एक 15% की मीटिंग करने, तो पूरी टीम के सारे, हमारे एलओएस के सारे 15% जितने से हुआ करते थे। और फिर बाद में जब हम लोगों ने अपने फैमिली रियूनियन करने शुरू करे, तो फिर बाद में स्टेडियम भरने लगे। खैर, जब मुझे अच्छे से याद है कि जब पहले 1998 में जब
2000 में जब पहला सक्सेस सेमिनार हुआ था इंडिया में, तो डग डिवॉस आए थे इंडिया में। तो उस वक्त हमको बहुत ही डरते डरते बिल पिंकनी ने उस वक्त जो एमडी थे उन्होंने मिलवाया था इनको अलग से हमें, और उनको ये बताया गया था कि ये सुमित एंड तान्या है, यंग कपल, केम फ्रॉम यूएसए एंड दे हैव अ वेरी बिग मार्केट शेयर। हमारा उस वक्त बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हुआ करता था हमारे पूरे एलओएस का, हमारे पूरे एलओ रीजन जी हमारे एलओएस का। और मैं उस वक्त डग डिवॉस को देखता था कि यार ये बिलियनियर है, अरबपति हैं, और आई वाज लाइक आई डिड नॉट नो कि मैं उन्हें इतना करीब से जान जाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग ईडीसी गए थे तो इन्हीं डग डिवॉस ने फिर हमें इनवाइट किया था अपने प्राइवेट जेट में लेके हमको बिठाया था, और पूरे इंडिया में जहां जहां सक्सेस सेमिनार हुआ था वहां पर ये हमें एक भी सिटी में, मुझे अच्छे से याद है कि हमारा उस वक्त सक्सेस सेमिनार में बोलने का जो एक एयर टिकट बनता था ना, वो एमवे बना के देती थी, वो बना था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि दिल्ली में जब ये आए तो इन्होंने मेरे को ग्रीन रूम में बुलाया और मुझसे बोला कि आई एम कैंसिलिंग योर एयर टिकट्स एंड यू आर कमिंग विद मी, दैट्स इट। और मुझे वो इतना अच्छा लगा स्टेटमेंट, इतना सरलता से, इतना सहजता से उन्होंने बता दिया कि मतलब पूछा भी नहीं एंड बस कैंसिल, एंड इमीडिएटली ही टुक अस। और हमने इनके साथ जो 4 दिन बताए थे पूरे इंडिया में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और मज़े की बात है जहाँ भी जाते, चाहे वो कलकत्ता, चाहे चेन्नई, चाहे पुणे, वहाँ के जो होटल्स वगैरह थे सब में वो साथ साथ रुकते थे, एंड कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो जाती थी एंड ग्रीन रूम में, मतलब इट वाज एन इनक्रेडिबल टाइम। और वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति बहुत ही हम्बल है। सी एमवे की जो फैमिली है ना, दे आर द वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैमिलीज इन अमेरिका, बट दे स्टे वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। इनको अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि डग से बात करते हो कि यार मैं सुमित जी से या अमरीश से बात कर रहा हूँ। फीलिंग ही नहीं होगी कि मतलब दे वेरी हाई फाई। दैट अमरीश तो लगता भी वैसे डग डिवॉस जैसे ही है एकदम, यू नो। बोथ ऑफ देम लोग ऑलमोस्ट, बिकॉज आई डोंट मीन इन दैट वे, व्हाट आई मीन इज कि आप लोग दो स्माइल करते हो, डग इज ऑलवेज वेरी स्माइलिंग, डग इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड थिंकर, सेम थिंग। मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि अगर एक जगह पे हम लोग बैठते हैं तो लगता है कि बात करने में क्या, रहे तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। एंड दैट्स द फीलिंग आई गेट व्हेन आई टॉक टू द फाउंडिंग फैमिलीज ऑफ एमवे। आई जस्ट थॉट आई वुड लेट यू नो दैट, यू नो, ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है आप लोग उसको रिलेट ना कर पाए, बट दैट्स जस्ट समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू। दोस्तों, हर कंपनी, बड़ी कंपनी का एक एवोल्यूशन होता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हर कंपनी का एक दौर होता है। आज लोगों को लगता है कि अमेजोन का दौर है। एक टाइम पे आईबीएम इतनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी कि लोग कहते थे कि यार आईबीएम में नौकरी मिल गई तो मतलब आप सेट हो गए लाइफ में। आईबीएम वाज द लार्जेस्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। पूरी इंटायर सिटीज इनकी हुआ करती थी, इनके पास प्लेन्स की लाइन लगी रहती थी अपने वहां पर। और आईबीएम वाज सच अ बिग कंपनी कि मतलब हमारा तो ड्रीम होता था कि इस कंपनी में अगर चपरासी की नौकरी भी मिल जाए तो मतलब इट वाज अ ग्रेट थिंग। ऐसा हम लोग स्कूल में सोचा करते थे। आईबीएम आज की तारीख में इतनी बड़ी नहीं है, इनफैक्ट दे आर नॉट एट ऑल दैट बिग एट ऑल। बट इनसे पूछा जाता है कि भाई आपने कुछ सीखा अपने डाउनफॉल में? उन्होंने बोला हाँ, हमने ये सीखा कि अगर हम लोगों ने अपना एक आगे का ट्रेंड पहचाना होता तो हमारा ये छोटा सा वेंडर हुआ करता था, और वो वेंडर जो है आज माइक्रोसॉफ्ट बन गया है। एंड दैट्स अ फैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स जो थे वो आईबीएम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया करते थे पैसे लेके। पहली इनकी जॉब माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था। माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया कि आपने क्या सीखा, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी गलती से आज गूगल, मतलब आईबीएम से बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी कंपनी आज गूगल। जबकि गूगल जब बन रही थी तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑप्शन था गूगल खरीदने के लिए। फिर गूगल से पूछते हैं कि भाई आपने कुछ सीखा आपने अपने इस दौर में? उन्होंने बोला हाँ, हमने ये सीखा कि हमारे पास चांस था कि हम लोग जो थे मार्क जुकरबर्ग को खरीद सकते थे, लेकिन आज हमारी गलती से फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी बनी। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि हर कंपनी का एक फेज आता है। मुझे याद है कि हम जब जॉब कर रहे थे यूएस में, तो मेरा एक फ्रेंड था प्रिंसटन से, उसका एक और फ्रेंड था, और उसके फ्रेंड का एक रूममेट हुआ करता था जिसने सियाटल में एक नई कंपनी खोली थी जहाँ से वो किताबें बेचता था। और मेरा जो कोलीग था उसने बताया था कि यार तू कभी पोर्टलैंड जाता है तो एक बार सियाटल में उसको मिल के आई हो। तो हम लोग उसको सियाटल में
मिलने तो नहीं गए थे, लेकिन उसके बारे में हम लोग सोचते रहते थे कि वो लड़का क्या कर रहा है, किताबें बेच रहा है, अपनी कंपनी को पब्लिक भी ले गया और उसकी कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं बनाती थी, लेकिन उसको बिलीव था कि मेरी कंपनी एक दिन बहुत बड़ी होगी। लोग कहते थे कि तेरी कंपनी बड़ी नहीं होगी तो किताबें कब तक बेचेगा इंटरनेट पे, लेकिन वो बेचता रहता था। उसके पास जगह भी नहीं होती थी कुछ, उसका एक ऑफिस होता था सिएटल में स्टारबक्स के बगल में, और उस ऑफिस से वो अपना छोटा सा ऑपरेशन रन करता था। और दोस्तों पता उस आदमी का नाम क्या है? उस आदमी का नाम आज है जेफ बेजोस, उसकी कंपनी का नाम है अमेजोन। और मैंने उसको जेफ बेजोस को तब देखा है जब उसके पास फर्नीचर रखने का पैसा नहीं होता था अपने ऑफिस में। एक होंडा एकॉर्ड लाता था वो, एक गाड़ी जो एकदम खराब सी होती थी, और उसको एक बार इंटरव्यू में पूछा भी था किसी ने कि आप ये होंडा एकॉर्ड क्यों लाते हो? कहता है बिल्कुल सही गाड़ी है, इतनी अच्छी एवरेज देती है, मेरे को क्यों जरूरत है गाड़ी बदलने की, ये उसका जवाब था। और आज जेफ बेजोस के पास सब कुछ है क्योंकि उसको बिलीव था अपने कंपनी पे कि एक दिन बड़ी होगी, एक दिन बड़ी होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 साल तक हम सोचते थे कि यार इसका कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मतलब वो आदमी बहुत ही सनकी था। वो कहने का मतलब है कभी कभी सनकी होना पड़ता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज को रेट करोगे या नहीं करोगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स यू हैव टू बी क्रेजी। और मेरे को लगता है कि वही क्रेजीनेस कहीं ना कहीं हम लोग एमबीए में दिखाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि आज से हो सकता है 10 15 20 साल बाद हो सकता है कि एमवे का सितारा बहुत बुलंद होगा, क्योंकि एमवे में नेटवर्किंग भी है, एमवे में सोशल नेटवर्किंग भी है, और एमवे में बेसिकली पीवी बीवी का ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। तो मेरे को लगता है शायद एक दिन ऐसा आएगा कि मार्क जुकरबर्ग से पूछा रहेगा कि भाई आपने कोई गलती करी कि नहीं करी, और वो शायद ये बोले कि हाँ मैंने एमवे को पहचानने में देरी कर दी, अगर मैंने अपने फेसबुक में नेटवर्क में एमवे की तरह पीवी डाल दिया होता तो शायद मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होता। ऐसा मेरा ख्याल है, मेरी थिंकिंग है, क्रेजी थिंकिंग है। लोगों को लगता है कि कहीं पागल तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही है कि इट्स ऑलवेज थॉट अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर हमेशा अडेप्ट करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल, ऑलरेडी वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल दिखे जा रहे हैं कि अल्टीमेट सोशल बिजनेस मॉडल जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसका 2010 में रेवेन्यूज था पूरा कंबाइंड 125 बिलियन डॉलर्स का, और आज की तारीख में 2020 में 200 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुके हैं, 250 बिलियन डॉलर्स। और अनुमानित ये है कि अगले 2025-26 तक वर्ल्ड वाइड शायद डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ओवर 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी, 1 ट्रिलियन डॉलर की पूरे वर्ल्ड की। दोस्तों 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो सरताज है वो कौन है आपको मालूम है? नंबर 1 कंपनी, दैट इज एमवे। एमवे इज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वर्ल्ड वाइड। तो हम अगर सोचें इसको इस तरीके से, तो एमवे कंपनी जो है इट इज अ वेरी लार्ज कंपनी, ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, लेकिन मैंने कहीं से एक आर्टिकल निकाला कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, एमवे इंडोनेशिया मलेशिया का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बिकॉज ऑफ सम लॉज इन दैट कंट्री, वो उसका एक पब्लिक इशू निकला था, यानी उसके कुछ शेयर्स उन्होंने फ्लोट कर दिए थे। और वो छोटे से जो शेयर्स फ्लोट करे थे जिस पे डिविडेंड मिलता है एमवे मलेशिया का, वो इतना पॉपुलर है कि जो जितने भी वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको हमेशा होल्ड यानी रखे रहो उस कैटेगरी में, मस्ट बाय होल्ड कैटेगरी में रखते हैं। मतलब वो शेयर जो है इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द ब्लू चिप शेयर्स देयर। यानी अगर एमवे बिजनेस इतना बढ़िया नहीं होता तो इतने इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स क्यों लेने की कोशिश करते एमवे मलेशिया में? कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये इंडिया का ऑब्वियसली प्रोजेक्शंस हैं, और मैं तो ये बोलूँगा कि जितने भी लोग इंडिया में हैं अपने आप को लकी समझें कि आज आप इंडिया में हैं और इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस होगा। मैं जब जगह जगह वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि बाहर के ऑफिस इतने बढ़िया होते हैं। एमवे जो है उसका एक कॉफ़ी शॉप है ताइवान में, जहाँ पर यंग बच्चे आते हैं, वाईफाई मिलता है उनको, और वहाँ से वो अपने नए प्रॉस्पेक्ट्स को भी मिलते हैं और उनको प्लान भी दिखाते हैं। ये पीछे देख भी रहे होंगे आप यहाँ पर। मैंने तो ये देखा कि वहाँ पर जितने भी नए प्लेटिनम्स होते हैं ये सारे फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, यंग बच्चे, कोई सेकंड जनरेशन है तो कोई थर्ड जनरेशन एमवे बिजनेस में है, लेकिन ये सब के सब लोग जो हैं प्लेटिनम्स एंड अबव हैं, फाउंडर प्लेटिनम्स हैं। और इन सब मेरे पास तो इतने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्या बताऊँ मैं। रशिया में ओ माय गॉड, एक लड़का जिसने बिजनेस शुरू किया अपनी मम्मी के साथ,
वो खुद 16 साल का था, आज वो डायमंड है साउथ अफ्रीका में। सेम चीज आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब जो मैंने आपको दिखाया ये देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है इस वक्त कि यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको हासिल करने के लिए। बिकॉज ऑल दीज पिक्चर्स वॉज जस्ट टू शो यू कि एमवे का बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बड़ा होने वाला है, और आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। कि एक दिन आपके बच्चों की भी तस्वीरें दिखाई जा रही होंगी कि देखो ये फाउंडर प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम है। लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। क्योंकि आज शाम को ही लगभग 4:30 बजे मैं अपने 3 उभरते हुए लीडर्स से बात कर रहा था। एक मेरी यंग लेग में है, छोटी सी लेग में है, एक उसमें से लड़का जिससे मैं बात कर रहा था, तीनों से एक साथ बात कर रहा था। एक 3% पे नया नया गया है, एक 6% पे था, और एक उसका अपलाइन 9% पे था। तो मैं उनको टाइम दे रहा था, तो उनके सब कुछ क्वेश्चंस भी थे और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मैं उनको जो बात कर रहा था वो सेम चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि इस वक्त जो है ना, ये गोल्डन टाइम पीरियड है एमवे बिजनेस करने का। क्योंकि इस वक्त बहुत उथल पुथल चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कंपनीज बैंक करप्ट जाना अलग बात है, लेकिन अभी इस वक्त वर्ल्ड में कंट्रीज, मतलब देश की इकोनॉमीज बैंक करप्ट जा रही हैं। इंडिया जो है फिर भी बचा हुआ है, बहुत विशेष कृपा है भगवान की यहाँ पर, वी हैव डन समथिंग राइट। और फिर भी यहाँ पर इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा ही आएगा, ये फैक्ट है। और बहुत सारी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री प्रभावित है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कंज्यूमर्स का, पब्लिक का स्पेंडिंग, ध्यान, प्रेफरेंसेस किस तरफ जाएगा, नोबडी नोज। बहुत सारी वेल्थ क्रिएट होने वाली है आगे फ्यूचर में, और बहुत सारी कंपनीज की वेल्थ जो है एकदम डाउन जाने वाली है। आर्टिकल पढ़ा था मैं थोड़े दिन पहले ये भी कि हार्ली डेविडसन, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल बाइक कंपनी मानी जाती है, उन्होंने अपने पूरे ऑपरेशंस इंडिया से हटाने का फैसला कर लिया। और जो उनके डीलर्स थे जिन्होंने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे उस वक्त, ये सोच के कि हमारी तो लॉटरी लग गई, डीलरशिप मिल गई, आज उन लोगों को, मतलब वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका स्टॉक, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब का सब जो है एकदम धारा का धारा रह गया। लोगों का दीवार निकल चुका है वहां पर। दे आर लाइक लिटरली थिंकिंग क्या करें, दे कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। हमारे फ्रेंड्स जिनके बुटीक होटल्स हुआ करते थे, जिन्होंने बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए थे, कुछ का तो इनॉग्रेशन बस होना ही बाकी था, और कुछ का इनॉग्रेशन हो चुका था, आज सब जगह पे ताले लगे हुए हैं। क्यों? बिकॉज ये नहीं मालूम कि कब दोबारा खुलेंगे वो। छोटे मोटे होटल्स चल रहे हैं जहां कोई फर्क नहीं पड़ता, कोविड हो गया नहीं हुआ, लोग अपने रिस्क पे आ रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे होटल्स की, बट एक रेपुटेड होटल्स की जो बात कर रहा हूँ, वहां पर तो बहुत कम फुटफॉल्स, बहुत कम फुटफॉल्स है। बिकॉज उनको चिंता होती है कि अगर यहाँ पर आके किसी को कोविड हो गया तो पूरा एरिया, हमारा होटल जो है वो लॉक करना पड़ेगा हमें। आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि लोगों की सैलरीज कम कर दी जाएंगी और लोगों को घर से काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर जाने की सोचा करते थे, लेकिन बाहर की कंपनीज का भी यही हाल है। फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव इंडेफिनेटली डिक्लेयर्ड वर्क फ्रॉम होम। इंडिया में तो टीसीएस ने बोला है, टाटा कंसल्टेंसीज ने, कि हम लोग नेक्स्ट ईयर तक तो मिक्सचर रहेगा, घर से काम करोगे, कभी कभी ऑफिस बुलाया जाएगा, लेकिन 1 साल बाद वी विल बी फुली वर्क फ्रॉम होम। लेकिन बाहर की कंपनी से ऐलान कर दिया है टोटली वर्क फ्रॉम होम। तो बड़े बड़े बिजनेस पार्क्स जिन लोगों के बने हुए थे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट था रियल एस्टेट का, बिजनेस पार्क्स, ये वो क्या होगा वी डोंट नो। बड़े बड़े होटल्स, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लगेगा टाइम, 2-3 साल इकोनॉमी को संभलने में। ऐसे टाइम पे लोग क्या करेंगे जिनकी जॉब्स चली गई हैं? व्हाट विल दे डू? क्या ऑप्शन है लोगों के पास? दोस्तों, ये टाइम है लोगों के पास हमें अप्रोच करने का, बिकॉज हर आदमी सोल्यूशन ढूंढ रहा है। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ, नए लोगों से, तो लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर, लोगों से बात तो करते हैं, लेकिन नए लोगों में अर्जेंसी कैसे पैदा करें? कैसे नए लोगों को एकदम से हम कुछ ऐसा बताएं कि वो एकदम से बस वो खड़े होकर लपक के बिजनेस करना शुरू कर दें?
एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि देखो दोस्त, ऐसा होता नहीं है, आपको भी समय लगा, मुझे भी समय लगा। इसमें इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप्स, हैविंग द राइट कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। हम लोगों को वी ऑल हैव टू लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिससे हम लोग नए लोगों से बात कर सकें। और जब बात करना है तो सिर्फ आपको बात नहीं करना है, आपको सवाल पूछने हैं। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस। हम लोग किताबें सजेस्ट करते हैं, कुछ हैबिट्स डेवलप करने को बोलते हैं आपको, बी अ गुड लिसनर। किताबें रिकमेंड करते हैं, एलन पीस की क्वेश्चंस ज़्यादा आंसर्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल। इन किताबों को पढ़ के जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगे, उससे आप लोगों से राइट सवाल पूछ सकेंगे, ताकि उनका जो ड्रीम है, डिजायर है, वो बाहर निकल के आ सके। मैक्सिमम लोग जो है ना, अपने दिल की जो डिजायर्स होती हैं वो लोगों को बताते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि किसी को बता देंगे तो लोग हमें मैनिपुलेट करेंगे। यू नो, आदमी ये सोचता है कि अगर मेरे आसपास लोगों को पता लग जाए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो कहीं लोग इसका फायदा ना उठाएं। लड़का ये सोचता है कि मैं सामने लड़की मेरे को अच्छी लग रही है, लेकिन मैं कैसे अपनी मन की बात बताऊं, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत सी बार लोगों को लगता है कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बिकॉज दे फील कि अगर बता देंगे दिल में क्या है तो लोग उसका फायदा उठा देंगे। लेकिन हमारा ये जो बिजनेस है, ये इसी चीज़ पर टिका होता है कि हम लोग कैसे राइट रिलेशनशिप्स डेवलप करके, लोगों से बातचीत करके, राइट क्वेश्चंस पूछ के। इंफॉर्मेशन तो सब देते हैं, लेकिन राइट क्वेश्चंस पूछ के हम लोगों से उनके दिल की बात जाने कि उनको ज़िंदगी में क्या ख्वाहिशें हैं, क्या डिज़ायर्स हैं। फिर हम लोगों को एक रास्ता बताएं कि देखिए हम आपको ये चीज़ दिलवा सकते हैं, आप तैयार हैं। और हर जगह पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हम में बहुत ताकत है। वी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। जब आप हम बोलते हैं ना कि आइए हम आपको बताते हैं कि हम लोग एक ऐसे अचीव कर सकते हैं, तो नए आदमी को लगता है कि अच्छा, इन्हें भी इंटरेस्ट है मेरे गोल में, इन्हें भी इंटरेस्ट है कि मुझे क्या चाहिए। फिर जब उसके दिल की बात निकलती है तब उसकी अर्जेंसी भी निकलेगी। जब उसके दिल की बात निकलेगी तो वो अपने गोल सेटिंग भी करेगा, अपनी प्रायोरिटाइजेशन भी करेगा। क्योंकि आप इस बिजनेस को बेचने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा, तो लोग हमेशा ये सोचेंगे कि मैं मैनिपुलेशन से कैसे बचूं, बिकॉज हमारे इंडिया में हमको हमेशा से मैनिपुलेट किया जा रहा है। स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स मैनिपुलेट करते हैं, और स्कूल और जो दोस्त वगैरह होते हैं, जो हमारा ग्रुप बनता है कॉलेज में, वहाँ हमारा जो दोस्त होते हैं कभी कभी वो मैनिपुलेट करते हैं। और आप में से कुछ यंग लोगों की जब गर्लफ्रेंड्स बनती है तो मैक्सिमम आप लोगों का यही शिकायत होती है कि हमारी गर्लफ्रेंड्स हमें मैनिपुलेट करती हैं, हमसे पैसे खर्च करवा देती हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए बोल देती हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो अपने आप को बचा के रखती हैं कि my boyfriend should not manipulate me, I should keep myself as बचा के रखूं मैं शादी तक, at least because I want to at least have a husband, proper husband। हर जगह पे कहीं ना कहीं लोगों को डर होता है कि मुझे कोई मैनिपुलेट ना कर ले। लेकिन दोस्तों, एमवे बिजनेस में देयर इज नो मैनिपुलेशन। यहां पर सिर्फ टीम वर्क है, यहां पर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यहां सब चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। आपकी एसोसिएशन यहां सही है। एमवे बिजनेस के बाहर की एसोसिएशन तो मुझे पता अच्छी नहीं है, लेकिन इवन एमवे बिजनेस के अंदर की एसोसिएशन भी आपको सोच समझ के चूज करनी चाहिए। आपके मेंटर्स कौन है, आप किसकी बात सुन रहे हैं, क्रॉस लाइनिंग अवॉइड करनी चाहिए आपको। कभी कभी लोग जो है बेख्याली में आपको कभी कभी गलत सलाह दे देते हैं। आपके अपलाइन में जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपके बिजनेस में है, उन्हीं की बात सुनिए। मेक श्योर कि कौन सा व्यक्ति जो है वो वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर रहा है, हु इज टीचिंग यू हाउ टू डू द वॉल्यूम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार क्या होता है कि नए लोग जो है बिजनेस को फास्ट ग्रो करने के चक्कर में वॉल्यूम कभी कभी सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वॉल्यूम मैनिपुलेट हो जाए, लेकिन वही बात है, वॉल्यूम भी मैनिपुलेट नहीं हो सकती। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, कब तक करेंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दिक्कत क्या होती है कि बहुत सी बार की एमवे जो होता है उनके लिए तो टर्नओवर इज टर्नओवर। अगर एक आदमी ने अपने बेटी की शादी करी है, सपोज करिए एक आदमी ने, और उसकी बेटी की शादी में 1000 लोग बारात में आए और उसने 1000 लोगों को एक एक लिस्टर दे दिया, तो एमवे की तो मजबूरी है कि उनको वो 1000 लिस्टर्स का टर्नओवर रिकग्नाइज करना पड़ता है कि इसने किया है।
लेकिन अपलाइन को मालूम है ना कि वो टर्नओवर तो एक ही बार का है, क्योंकि बाराती बार बार तो नहीं आएंगे गिफ्ट लेने के लिए हर बार शादी में, शादी भी तो एक ही बार ही होगी ना। तो यहाँ पर अपलाइन एज ऑल अस लीडर्स वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू द राइट पैरामीटर्स की प्लैटिनम कैसे जाना है, विद द राइट नंबर्स, विद द राइट स्ट्रक्चर, विद द राइट एजुकेशन, ताकि वो जो वॉल्यूम आप करें वो बार बार रिपीट होता रहे, सस्टेनेबल रहे। बिकॉज हमारे लिए लीडर्स के लिए टर्नओवर इज नॉट टर्नओवर, वॉल्यूम इज नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे हुआ, किस प्रोसेस से हुआ, किसने किया, उन लोगों की पर्सनल ग्रोथ क्या है, उससे हमको मालूम है कि वो वॉल्यूम बार बार आने वाला है या नहीं आने वाला है। वो राइट चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे। तो जितने भी नए लोग यहाँ पर है ना, मेक श्योर कि यू चूज योर एसोसिएशन वाइजली। इस टीम की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको हमेशा राइट चीज सिखाई जाएगी। यहाँ पर कभी कोई मैनिपुलेशन नहीं सिखाया जाएगा, ना तो वॉल्यूम का ना लोगों का। हम लोग लोगों से राइट रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाएंगे, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके डाउनलाइंस हैं, ताकि वो हमेशा आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझे। कभी ये ना सोचे कि मुझे मैनिपुलेट किया जाएगा। मुझे आज तक कोई भी लाइफ की एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो मैं अपने पेरेंट्स या बड़े भाई या सिस्टर से भी डिस्कस नहीं कर सकता, वो मुझे अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना, मतलब एक सेकंड भी सोचना नहीं पड़ता है। वाई? बिकॉज पेरेंट्स के साथ पता है कि वो फिक्र करेंगे, भैया क्या बता पाएंगे, उनको पता नहीं है। लेकिन अपलाइंस के साथ एनी फाइनेंशियल मैटर, एनी पर्सनल मैटर, एनीथिंग टू डू विद आवर लाइफ, वी डिस्कस इट, बिकॉज हमें पता है कि वो हमेशा 100% राइट सलाह देंगे, बिकॉज उनके पास सक्सेस है लाइफ में और हमें उनके जैसा बनना है। दोस्तों, आज हमारे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज हैं, लग्जरी कार्स हैं, दुनिया में जगह जगह घर है, क्षमताएं हैं, दोस्त हैं, अच्छी हेल्थ है हम लोगों के पास। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या हमारे पास? वी हैव पीस ऑफ माइंड। हमारे पास पीस ऑफ माइंड है, ऑल थैंक्स टू दिस ब्यूटिफुल एम्वे बिजनेस, ऑल थैंक्स टू द राइट टीचिंग्स। तो जितने भी यहाँ पर नए लोग बैठे हैं, मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चूज योर एसोसिएशन, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज स्टे हम्बल एंड इन सबमिशन टू दैट एसोसिएशन जिनको आपने अपना मेंटर्स माना है। मेक श्योर आप इस बिजनेस में राइट प्रायोरिटी सेट कर सकें। मेक श्योर दैट यू हैव इनफ पर्सनल ग्रोथ, यू रीड इनफ बुक्स, कि आप अपने टीम में लोगों के साथ राइट क्वेश्चंस, सवाल पूछ के उनकी जो दिल की जो डिज़ायर्स है वो निकाल सके, ताकि आप राइट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। और हर जगह पे ये वर्ड हम यूज़ करें, मैं या आप यूज़ मत करें। हम जो भी करेंगे हम करेंगे, हम मिल के करेंगे, यू एंड आई टुगेदर, वी विल हेल्प यू। मुझे अच्छे से याद है कि जब पहली बार मैंने अपनी ड्रीम बताई थी अपने अपलाइन को, पैट कॉफमन को, और उनका जो अगला वाक्य उनके मुंह से निकला था ना कि सुमित, विल हेल्प यू गेट देयर, तो मेरे को लगा यार वी विल हेल्प यू गेट देयर, वी विल डेफिनेटली रीच दैट प्लेस। मतलब मेरे को लगा यार मैं तो बस अब सब कुछ मिल गया मुझे लाइफ में। So that is the kind of feeling I want you to cultivate with your team, and I'm sure कि आप सब लोग कर भी रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज आई फील कि आज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है। प्लैटिनम तो जाएंगे ही जाएंगे आप लोग सबके सब, फिर वहाँ से शुरुआत होगी आपकी एमरल्डशिप की, और एक बार एमरल्डशिप के पास आ जाएंगे उसके बाद डायमंडशिप तो अपने आप दिखना शुरू हो ही जाएगा आप लोगों को। बस सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सफ़र है वो प्लैटिनमशिप तक का है। एक बार प्लैटिनमशिप चले गए फिर एमरल्डशिप दिखने लगेगा, एमरल्डशिप जाने के साथ साथ आपको डायमंडशिप दिखने लगेगा। मतलब अब तो शुरू हो गया आपका, बस प्लैटिनमशिप कर लीजिए कैसे भी करके। एक बार वो हो गया बाकी सब हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मेरी उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ बताया होगा जो आपको सब नए लोगों को जो शायद पहली बार यहाँ आए हैं, जिन्होंने मुझे कम सुना होगा, उनको इट माइट हैव मेड सेंस टू देम। एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, हम लोग मिलके करेंगे ये बिजनेस, एंड वी विल गेट यू सक्सेसफुल। आप बस मेहनत करिए एंड बी डेडिकेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, भगवान में, इस लीडरशिप पे। वी आर विद यू एंड वी विल वर्क टुगेदर। ओके, ऑल द बेस्ट।